नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं लेवल 3 की जीरो यूनिट के बारे में। यह जीरो यूनिट हमने बेसिक्स ऑफ ऑटोमोबाइल कवर करने के लिए बनाई है, जिससे कि जो बच्चे 10वीं कक्षा से 11वीं कक्षा में लेवल 3 ऑटोमोबाइल में आए, एक तो उनकी बेसिक्स की रिवीजन हो जाए। सेकेंडली, जो हमारा सेशन 2020-21 से डायरेक्ट +1 क्लास में लेवल 3 में एडमिशन स्टार्ट हुआ है, उन बच्चों के लिए बेसिक्स ऑफ ऑटोमोबाइल का बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, तभी वह एडवांस सेक्शन में एंट्री कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ बेसिक्स हमने ऑटोमोबाइल के टॉपिक कवर किए हैं, जिससे बच्चे अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों को पता होना चाहिए कि इंजन क्या है। तो इंजन क्या है? इंजन को हम ऑटोमोबाइल का दिल कहते हैं। इंजन इज़ ए हार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल। एक्चुअल में ये क्या है? यह स्थायी व अस्थायी पुर्जों का वह ढांचा है जो रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में एवं तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कैसे? रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या है? जैसे मान लीजिए पेट्रोल इंजन है, तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा में पेट्रोल डाला हमने उसके अंदर इंजन सिलेंडर में। जब वो ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट होने से क्या हुआ? गर्मी पैदा हुई। गर्मी में कौन सी ऊर्जा पैदा हुई? तापीय ऊर्जा, हीट एनर्जी। फिर जब उसी हीट एनर्जी ने क्या किया? पिस्टन को धक्का लगाया और उस पिस्टन ने ऊपर नीचे की जो गति को आगे क्रैंकशाफ्ट की घुमावदार गति में चेंज किया, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो उस घुमावदार गति से क्या काम लिया हमने? यांत्रिक काम लिया। तो किस ऊर्जा में बदल दिया बाद में? यांत्रिक ऊर्जा में। तो उससे हमारा यंत्र चलने लग गया। तो इसको इंग्लिश में भी हम याद करना चाहें तो एक डेफिनेशन हमने इंग्लिश में लिखी है। इंजन इज स्ट्रक्चर ऑफ टेम्परेरी एंड परमानेंट पार्ट्स विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, जो कि कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और ये ढांचा क्या है? स्ट्रक्चर है टेम्परेरी पार्ट्स का भी, परमानेंट। कुछ पार्ट्स इसका फिक्स हिस्सा होते हैं और कुछ पार्ट्स हम बाद में इस पर माउंट करते हैं। तो यह इंजन की डेफिनेशन होगी। उसके बाद मेनली इंजन कितने प्रकार के होते हैं? मेनली इंजन 2 प्रकार के होते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन। कंबशन होता है चलना, दहन किसी चीज़ का। तो जिसमें इंटरनल अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। इंटरनल मतलब आंतरिक दहन इंजन, और एक्सटर्नल मतलब बाहरी दहन इंजन। तो 2 प्रकार के इंजन हुए हमारे, इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। जो इंटरनल कंबशन इंजन है उसके फिर आगे 2 प्रकार है हमारे पास। यदि हम एक्सटर्नल का यहाँ एग्जांपल लेना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे एक्सटर्नल इंजन में कौन कौन से आते हैं हमारे पास? यहाँ पे आते हैं हमारे पास स्टीम इंजन, स्टीम इंजन, और एक आता है हमारे पास टरबाइन। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल हमारे एक्सटर्नल के हो गए। अब इंटरनल कंबशन इंजन पे चलते हैं, और जो हमारी ऑटोमोबाइल की स्टडी रहेगी वो ज़्यादा किस में रहेगी? हमारी इंटरनल कंबशन इंजन पे रहेगी। इंटरनल कंबशन इंजन के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, एक स्पार्क इग्निशन और एक कंप्रेस्ड इग्निशन। स्पार्क इग्निशन का मतलब क्या होता है? स्पार्क का मतलब चिंगारी, इग्निशन मतलब जलना। जो मतलब इंजन चिंगारी से जलता है, जिनमें ईंधन जो होता है, फ्यूल जो होता है, वो चिंगारी से जलता है, उसको क्या बोलते हैं हम? स्पार्क इग्निशन इंजन। और जो कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन होते हैं उसमें क्या है? उसमें प्रेशर से जलेगा, कंप्रेस किया जाएगा, उसको इतने ज़्यादा लेवल पे कंप्रेस किया जाएगा कि वह हीट होकर क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल कंबशन इंजन के बारे डेफिनेशन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन की डेफिनेशन। जैसे मैं बताया, इस प्रकार के इंजन में ईंधन का दहन जो हमारा होता है सिलेंडर के अंदर होता है, जैसे पेट्रोल डीजल हो गए। और एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या है? इंजन का दहन क्या है? इंजन सिलेंडर के बाहर होता है। मतलब जो दहन होता है इंजन सिलेंडर के बाहर होगा, और जो पावर है वो इंजन सिलेंडर में पैदा होकर वर्क करेगी। जैसे कि भाप इंजन। भाप इंजन जैसे आपने रेलगाड़ियों में या किसी फिल्मों में देखा होगा कि रेलगाड़ी का जो कोयला है उसमें वो कहीं और जल रहा होता है और इंजन कहीं और पर माउंट होता है, और वहाँ पर उसको पावर दी जाती है। उसके बाद बात करते हैं ऑटोमोबाइल क्या है। ऑटोमोबाइल एक ऐसा वाहन है जो अपनी स्वयं की शक्ति से चलता है, जैसे कार, स्कूटर, बस, ट्रक। इसको धक्का लगाने के लिए, इसको खिंचाई के लिए किसी पावर की जरूरत नहीं। आपने तो सिर्फ इसको कंट्रोल करना होता है। एक्सेलरेटर आपके पास होता है, ब्रेक आपके पास होती है, आपको गियर कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें अपने शरीर का बल लगाना पड़ रहा है। जैसे साइकिल की बात करें तो साइकिल में बल आपको खुद लगाना पड़ेगा। अब यदि कोई बच्चे क्वेश्चन पूछें कि समुद्री जहाज है जो, या जो हमारे उसमें जो हवाई जहाज हैं वो क्या ऑटोमोबाइल में आते हैं? तो ऑटोमोबाइल जो बेसिकली आपको थोड़ा क्लियर कर दें, ऑटोमोबाइल की जो ब्रांच है वो भूस्थल पर चलने वाले वाहन होते हैं हमारे, जो धरती पर चलते हैं। यदि हम समुद्री की बात करें तो उसकी अलग इंजीनियरिंग है, उसको बोलते हैं मैरीन इंजीनियरिंग। यहाँ पे लिख देता हूँ मैरीन इंजीनियरिंग, मैरीन।
एक हमारी होती है जो एयर के लिए होती है, उसको बोलते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होती है। तो ऑटोमोबाइल क्या है? ऑटोमोबाइल इज ए सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। सेल्फ का मतलब खुद से, प्रोपेल्ड मतलब खींचा गया व्हीकल, वाहन है विच रन बाय इट्स ओन पावर, जो कि खुद से धकेला और खुद की शक्ति से चलता है। ये इसकी डेफिनेशन है, टेक्निकल तौर से बता दिया आपको। ऑटोमोबाइल के प्रकार, यदि हम प्रकार मुख्य रूप से टाइप देखें तो ये 5 कैटेगरी में आते हैं, इसकी कैटेगरी बांटी हुई है। पहली कैटेगरी में सेगमेंट आता है हमारा 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का। 2 व्हीलर मतलब 2 पहियों से चलने वाले, 3 व्हीलर मतलब 3 पहियों से चलने वाले। 3 पहियों से चलने वाले वाहनों में भी यदि हम शॉर्टकट में बात करें तो हमारे पास इसमें 2 कैटेगरी आती हैं, एक ओल्ड मॉडल, एक न्यू मॉडल। 3 व्हीलर जो ओल्ड मॉडल होते थे उसमें जो इंजन होता था उसकी पहचान थी ड्राइवर सीट के नीचे होता था, और जो 3 व्हीलर के नए मॉडल है उसमें जो इंजन है वो बिल्कुल उसके 3 व्हीलर के बैक साइड में है, रियर में, पीछे बोलते हैं उसको। पैसेंजर व्हीकल एवं कमर्शियल व्हीकल। पैसेंजर व्हीकल मतलब यात्री वाहन जो यात्रियों को ढोने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कार वगैरह। कमर्शियल मतलब व्यापारी, जिसका प्रयोग हम बिजनेस के लिए करते हैं, जैसे मैक्सी कैब्स होती हैं हमारी, बस होगी हमारी, ट्रक हो गए, ये जितने भी वाहन हमारे किस में आते हैं, उसमें कमर्शियल व्हीकल में। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर व्हीकल। एग्रीकल्चर का व्हीकल का मतलब ऐसे वाहन जिनका प्रयोग कृषि के लिए, खेती के लिए करते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, कंबाइन हार्वेस्टर होगी। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल। निर्माण कार्य उपकरण वाहन जिनका प्रयोग इमारतों के निर्माण में, बिल्डिंगों के निर्माण में किया जाता है, जैसे कि हमारा कौन सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा बुलडोजर, रोड रोलर, इस तरह से हमारे डंपर हो गए, ये सारे क्या हैं हमारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। एक आते हैं हमारे स्पेशल व्हीकल। स्पेशल व्हीकल हमारे ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग स्पेशल काम के लिए करते हैं, उनका स्पेशल टास्क ही होता है, इसके अलावा हम इनसे वो टास्क नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल जैसे क्रेन है, क्रेन का काम भी स्पेशल है, जो लिफ्टिंग काम के लिए होती है। ये तो है नहीं कि हम यात्री ढोएंगे उसमें क्रेन में। और उसके बाद यदि हम फोर्क लिफ्ट की बात करें, एक लिफ्ट होती है जो गोदामों में लगती है, फोर्क लिफ्ट जैसा आप चित्र में भी देख पा रहे हैं। तो ये इस प्रकार की लिफ्ट होती है। इस लिफ्ट को हम गोदामों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, भारी स्थान को पहले से ऊपर, उसके ऊपर लोड करके फिर नीचे डाउन करके फिर हम आगे ले जाके उसके ऊपर फिर माउंट कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये लिफ्ट काम करती है। और ट्रेन की बात करें, वो भी स्पेशल व्हीकल में आता है। ट्रेन के लिए भी अलग ट्रैक होता है, ऐसा नहीं है कि ट्रेन सड़कों पर दौड़ेगी। टैंकर है, टैंकर में भी हम लिक्विड मटेरियल लेके जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि टैंकर में हम यात्रियों को बिठा के ले जाएं। तो ये सारे के आगे हमारे स्पेशल कैटेगरी के आगे। एक क्वेश्चन आपसे बेसिकली नॉलेज के लिए पूछ सकते हैं कि पेट्रोल इंजन है और डीजल इंजन में मुख्य डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है। जो पेट्रोल इंजन है इसका नाम जो है हम स्पार्क इग्निशन के नाम से जानते हैं इसको, क्योंकि इसमें स्पार्क से इग्निशन होती है, और इसे हम कंप्रेस्ड इग्निशन के नाम से जानते हैं। इसको SI इंजन बोलते हैं, इसको CI इंजन बोलते हैं। यह इंजन कम आवाज़ करते हैं, देखा होगा आपने पेट्रोल वाले जो वाहन है उसकी साइलेंट आवाज़ होती है, ज़्यादा नॉकिंग नहीं करते हैं वो। बट जो यह इंजन होते हैं डीजल इंजन, यह अधिक आवाज़ करते हैं, खट खट की आवाज़ आती है, देखा होगा आपने। इसमें पेट्रोल का ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, इसमें हमारा आगे डीजल का प्रयोग करते हैं। ये पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे होगा, कोई बात नहीं, मैं साथ साथ पैरेलल बता देता हूँ। इस प्रकार के इंजन में स्पार्क प्लग द्वारा ईंधन का दहन होता है। इस प्रकार के प्लग में स्पार्क प्लग द्वारा नहीं बल्कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से ईंधन को जलाया जाता है। इस प्रकार के इंजन की जो शुरुआती कीमत होती है वो कम होती है, देखा होगा आपने। डीजल इंजन वाले जो वाहन है उसकी शुरुआती कीमत अधिक होती है, 60-70 हज़ार रुपये। जो कार्स भी हमारी 60-70 हज़ार से लेकर लाख तक भी कॉस्टली हो जाती है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि उनका इंजन हैवी ड्यूटी होता है। उनके जो कंस्ट्रक्शन है वो भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि उसमें फ्यूल पंप, हाई प्रेशर फ्यूल पंप वगैरह भी लगे होते हैं। इस प्रकार के इंजन की चलाने की कीमत है, जो रनिंग कॉस्ट है, अधिक होती है, क्योंकि जो देखा होगा आपने डीजल वाले जो इंजन होते हैं वो यदि हम पर किलोमीटर एवरेज की बात करें तो उनकी ज़्यादा होती है, और जो हमारे पेट्रोल इंजन है उनकी थोड़ी कम रहती है। इस प्रकार के इंजन को कम रखरखाव की, जो मेंटेनेंस की बात करें तो पेट्रोल इंजन की कम मेंटेनेंस होती है, और जो डीजल इंजन की बात करें तो उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा होती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये हमारा एक कंस्ट्रक्शन डायग्राम है, इसमें हमने कुछ पार्ट्स कवर किए हैं, वो आपको अच्छे से नॉलेज देंगे, ताकि जब आप प्रैक्टिकली उन पार्ट्स पे काम करोगे तो आपके मन में एक इमेज बन जाएगी। ये हमने एक सिंपल सा एक सिलेंडर इंजन का एक कंस्ट्रक्शन बनाया है, इसमें कुछ पार्ट्स बताए गए हैं, जिसे मैं आपको बारी बारी से बताना शुरू करता हूँ। ये हमारा है पिस्टन, इसी ने सिलेंडर, ये सिलेंडर है खोखला जो बेलनाकार खांचा है, उसी के अंदर घूमता है पिस्टन, और ये इधर साथ में दीवारें हैं सिलेंडर की, और इसी के साथ साथ से हमारी कूलिंग भी मिलती है इसको। वो हम धीरे धीरे आगे जो सिस्टम पढ़ेंगे। ये आपको एक बेसिक मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है बताने के लिए। इसमें 2 वाल होते हैं, एक इनलेट वाल होता है, एक एग्जॉस्ट वाल होता है। 2 वाल मतलब हर सिलेंडर में रहेंगे, मतलब काउंटिंग में बढ़ सकते हैं, टाइप ऑफ वाल 2 ही रहेंगे। मतलब ऐसा भी हो सकता है किसी में 2 इनलेट वाल हो या 2 एग्जॉस्ट वाल हो, वो अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म के हिसाब से कई टेक्नोलॉजी लगाते हैं। बट
जो टाइप है उनके दो ही रहेंगे, एक इनलेट रहेगा आने के लिए और एक जाने के लिए। इनलेट वाले में क्या होगा कि जो हमारा ईंधन आना है या हवा का मिक्सचर आना है, कैसे भी करके आना है कुछ उसमें जिसको जलाया जाना है, वो हमारा इनलेट के रास्ते से आएगा। और जो जल के हमारी गैसें बची हुई निकलेंगी वो हमारी एग्जॉस्ट वाल्व्स निकलेंगी। और ये किससे चलती हैं? ये एक चोंच वाली आकृति है, इसको बोलते हैं कैम। और जो ये शाफ्ट जिसको संभालती है उसको बोलते हैं कैम शाफ्ट। इस कैम शाफ्ट को नीचे एक शाफ्ट से जोड़ा जाता है, वो किससे जुड़ती है? उसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। अब ये क्रैंक शाफ्ट ध्यान से सुनिए, इस रोड से जुड़ी होती है, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग रोड। कनेक्ट में इतने जोड़ना, रोड में रोड, एक रोड है जो हमारी कनेक्ट कर रही है, इसको जोड़ रही है। तो इसने जब पिस्टन ने ऐसे ऐसे गति करनी है तो इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे होती है, तो इसकी ऊपर नीचे की गति को इसको ऐसे ऐसे घुमावदार गति में बदलती है। तो इससे हमारा ये है फ्लाई व्हील है जो घूमना शुरू होता है, और इसके साथ हम गियर बॉक्स लगाकर यहाँ पर पावर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा कंस्ट्रक्शन घूमती है। तो यहाँ पे एक बेल्ट लगती है, उसको बोलते हैं टाइमिंग बेल्ट। मतलब इसकी पोजीशन यहाँ पे मार्क दिया होता है, टाइमिंग मार्क बोलते हैं उसको। यहाँ पे भी एक मार्क दिया होता है, उस मार्क को उस मार्क के साथ मैच करके उसके बाद हमने ये टाइमिंग सेट करनी होती है। यदि हमारी ये टाइमिंग बेल्ट बिल्कुल एक्यूरेट सेट है तो ही हमारा पिस्टन एक्यूरेट पोजीशन पे उसको बर्न करेगा और हमारा इंजन स्टार्ट होगा। तो इस टाइमिंग का एक्यूरेट होना है, जब हम एक बार इसको इंजन को बांधते हैं तो टाइमिंग का बांधना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्रैंक शाफ्ट भी समझ में आ गई, इसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट का गियर, इसको बोलते हैं कैम शाफ्ट का गियर। और इसका जो साइज है, ऊपर वाला साइज देखो आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा, इसको छोटा, जो इसका साइज है डबल होता है। यानी कि इसका एक चक्कर, जैसे मान लीजिए इसमें 30 टीथ हैं, 30 दांत हैं इसमें है 15, तो ये यदि एक चक्कर लेगा तो 15 टीथ घूमेगा, और ये चक्कर लेगा एक 30 टीथ घूमेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी डबल रोटेशन से ये सिंगल रोटेशन घूमती है। तो इसके आधी स्पीड पे घूमती है, मतलब इसकी जो स्पीड है आधी होगी, इसकी दुगनी होगी। तो इसके साथ हमारा टाइमिंग बेल्ट, इसको बोलते हैं टाइमिंग बेल्ट, जो जोड़ती है इसको। उसके बाद ये पिस्टन होगा, इसको जो इसके साथ जोड़ती है, यहाँ पे भी एक पिन लगती है, इस तरह की आकृति की होती है वो, इस तरह की गोल गोल। इसको पिस्टन पिन भी बोलते हैं और रिस्ट पिन भी बोलते हैं और गजन पिन भी बोलते हैं। 3 नाम है इसके, याद रखना, पिस्टन पिन, गजन पिन, रिस्ट पिन, ठीक है। और ये सारा जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ से यहाँ तक लेके, जिसके अंदर पिस्टन सारा घूमता है, ऊपर नीचे कनेक्टिंग रोड होती है, कनेक्शन, इसको बोलते हैं सिलेंडर ब्लॉक। और नीचे से जो ढका होता है, जहाँ से हम सर्विस करते हैं, जहाँ पे हमारा इंजन ऑयल भी सेव रहता है, उसको बोलते हैं ऑयल सम्प या ऑयल पैन, बर्तन की तरह होता है। और इसमें यहाँ पे एक नट लगा होता है, इससे खोल के हम वाहन की सर्विस करते हैं, तो इसको बोलते हैं ड्रेन प्लग। ड्रेन मतलब खाली करना किसी। और ऊपर से ढकने के लिए देखा होगा आपने, बोलते हैं इसका हेड, इसको बोलते हैं सिलेंडर हेड, ये इसको सिलेंडर को ढक देता है। इसी में ही पेट्रोल इंजन की बात करें तो यहाँ पे स्पार्क प्लग होता है, और यदि डीजल इंजन की बात करें तो स्पार्क प्लग नहीं होगा, इसमें होगा उसकी जगह पे नोजल होगी, फ्यूल इंजेक्टर। वैसे आज की बात करें, वैसे तो बाइकों की बात करें तो उसमें कार्बोरेटर होता है जो हवा और ईंधन को मिक्स करके भेजता है इसके अंदर। परंतु बड़ी गाड़ियों में क्या है, कार्बोरेटर को भी फ्यूल इंजेक्टर नोजल से बदल देगा, उसमें भी नोजल्स आनी शुरू हो गई। पहले यह डीजल इंजन में आती थी नोजल। नोजल क्या है, इस प्रकार का डिवाइस है, इसमें बहुत बारीक छेद होता है और पीछे से प्रेशर में एक लिक्विड आता है, तो ये है उसको धुंध के कणों के रूप में स्प्रे करती है। परंतु पेट्रोल वाली जो होती है वो नोजल वो स्प्रे तो करती है पर धुंध के कणों के रूप में नहीं करती। डीजल की जो नोजल होती है वो धुंध के कणों के रूप में करती है। बाकी काम इसी तरह से लिया जाता है नोजल का, आजकल उसमें लिया जाता है, क्योंकि एफिशिएंसी जो उसकी मात्रा है ज़्यादा लेनी होती है, दक्षता ज़्यादा चाहिए हमें, क्वालिटी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए कार्बोरेटर से ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी से वो काम करती है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है आजकल जो चल रहा है, धीरे धीरे करेंगे, आप इसको ब्रीफ में समझिए अभी। तो देखिए हमारे पार्ट कवर हो गए, पिस्टन रिंग भी, हाँ रिंग की बात करें, यहाँ पर रिंग लगे होते हैं। इस रिंग का काम क्या है, यहाँ पे 3 रिंग लगे होते हैं गिनती में, और टाइप में होते हैं 2, यानी कि ऊपर वाले जो 2 हैं उनका एक टाइप है और नीचे वाले का अलग टाइप है। नीचे वाले को बोलते हैं ऑयल कंट्रोलिंग। इसको चिकनाई, जब पिस्टन ने इसके अंदर घूमना होता है, ऊपर से देखिए, यदि हम इसकी दीवार को इसके साथ पूरा चिपका दें तो ये ऊपर नीचे नहीं घूम पाएगा, और यदि हम इसके अंदर गैप कर दें तो साइड से जब अब ऊपर ब्लास्ट होगा तो गैसें लीक होंगी। तो इसका हल क्या है कि यहाँ पर ऑयल की एक दीवार बना दी जाती है, या नीचे से ऑयल उठाता है, यहाँ पे एक दीवार बन जाती है, ऑयल की लेयर बन जाती है, परत बन जाती है। उससे क्या होता है, ऊपर जो गैस से जलती हैं वो साइड से लीक नहीं होती, और जब ये वापसी में आता है तो ऊपर से वो दीवार को हटा देता है, फिर दीवार बना देता है, फिर दीवार को हटा देता है। इस तरह से लेयर बन रहती है और चिकनाई भी मिलती रहती है। तो इस दीवार को, ऑयल की मात्रा को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा ऑयल रिंग नीचे वाला। और जो ऊपर वाले जो 2 रिंग है, वो ऊपर वाला जो कंप्रेशन प्रेशर बना होता है, जिसकी वजह से वो धक्का लगता है पिस्टन को, जिससे वो घूमता है, मतलब ऊपर नीचे होता है, जिससे ये शाफ्ट घूमती है। तो उस गैस के प्रेशर को साइडों से लीक होने के बचाने के लिए हमारे 2 रिंग लगे होते हैं। 2 रिंग का यदि आपसे पूछे क्यों लगाए थे, क्योंकि काफ़ी हाई प्रेशर होता है,
कई बार सिंगल रिंग के बस का नहीं होता उसको सहन करना पड़ता है, इसलिए उसकी हेल्प के लिए एक रिंग एक्स्ट्रा लगाया जाता है। तो यहाँ पे 2 कंप्रेशन रिंग होते हैं, कंप्रेशन को, प्रेशर को क्या करते हैं, सहन करते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पार्ट देखिए, क्रैंक शाफ्ट भी बता दी गई आपको, जो ये नीचे लगी हुई थी ये वाली, और उसके बाद कैम शाफ्ट ये ऊपर लगी हुई थी, जिसने वाल्व को ओपन क्लोज करना है इस शाफ्ट की मदद से। इस पर कैम लगी हुई है और इसको संभालने वाली क्या है, शाफ्ट है। स्पार्क प्लग पता लग गया, जो चिंगारी का काम देता है, जो पेट्रोल इंजन में, पेट्रोल इंजन भी गैस भी इंजन भी, इसको गैसोलीन इंजन कंप्लीट बोल सकते हैं, उसमें गैस और पेट्रोल दोनों इकट्ठे कवर हो जाते हैं। सिलेंडर हेड भी हो गया, कैम शाफ्ट भी होगी, स्पार्क प्लग भी हो गया। फ्लाई व्हील यहाँ पे एक पहिया लगा होता है। इसका काम क्या है बेसिकली, जब हम आगे स्ट्रोक की बात करेंगे, जैसे देखा होगा ना आजकल 4 स्ट्रोक इंजन आते हैं, सुना भी होगा आपने, तो उसके स्ट्रोक की बात करेंगे हम आपको बताएंगे। तो 4 स्ट्रोक होते हैं हमारे, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। आगे हम बात करने वाले हैं उसके बारे में, मैं आपको ब्रीफ इसलिए बता दूं क्योंकि यहाँ हमें फ्लाई व्हील के बारे में बात करनी है। तो फ्लाई व्हील का काम क्या है, चारों स्ट्रोकों में से एक ही स्ट्रोक में पावर मिलती है, बाकी सक्शन में क्या होता है, पेट्रोल को खींचा जाता है या ईंधन को लिया जाता है, कंप्रेशन को उसको कंप्रेस किया जाता है, पावर में ब्लास्ट होता है, और एग्जॉस्ट में गैसें बाहर चली जाती हैं जली हुई। तो जो पावर किस में मिली, सिर्फ पावर में मिली, तो अगली बार जब घूम के आएगा वो सक्शन भी आएगा, कंप्रेशन, तो अगले स्ट्रोक तक उसको घुमाना होता है शाफ्ट को, तो उसकी पावर को यह स्टोर करके रखता है और अगले पावर स्ट्रोक तक स्टोर करके रखता है, ताकि अगले पावर स्ट्रोक में फिर से पावर मिले। तो इसको फ्लाई व्हील बोलते हैं। और इसी के ऊपर क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट लगती है, उसके साथ ही गियर बॉक्स जुड़ के आगे पावर ट्रांसमिट होती है पहियों तक। आगे क्रैंक गियर, ये वाला जो बताया था आपको, क्रैंक गियर। उसके बाद टाइमिंग बेल्ट जो उनको बांधती है, पिस्टन पिन भी बताई थी आपको, उसके नाम भी बताए थे, गजन पिन, रिस्ट पिन, ये यहाँ पे भी दोबारा से लिखा गया। ड्रेन प्लग जो इसको सर्विस करने के लिए खाली करते हैं। ऑयल सम्प जो जिस बर्तन में ऑयल स्टोर रहता है। तो ये हमारे बेसिक कंपोनेंट हैं, जो हमारे इंजन के बेसिक कंपोनेंट है वो हमने कवर किए हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ डेफिनेशन कवर करते हैं हम साथ में, ध्यान से समझिए इसको। ये हमारा यदि पिस्टन है तो हमारा एक पिस्टन जब ऊपर नीचे गति करता है तो एक निश्चित लिमिट तक ऊपर जाता है। ऐसा नहीं है कि वो सिलेंडर हेड से टकराएगा, क्योंकि यहाँ वाल्व नहीं खुलना होता है, तो यहाँ पे गैप बना होता है। तो जहाँ तक वो लास्ट जाता है उसको बोलते हैं हम टॉप पोजीशन, टॉप डेड सेंटर। टॉप पे जाके डेड हो जाता है, फिर वो नीचे आना शुरू कर देता है। ऐसे उसकी नीचे की पोजीशन है, उसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। बॉटम मतलब तली, यहाँ पे नीचे आके वो तली में डेड हो जाता है, इसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। तो टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर। टीडीसी क्या है, या पिस्टन की वह ऊपरी से ऊपरी अवस्था है जिससे और अधिक पिस्टन ऊपर ना जा सके। ऐसे बीडीसी कोई पूछे तो बॉटम डेड सेंटर वह पिस्टन की निचली से निचली अवस्था है जिससे और अधिक पिस्टन नीचे ना जा सके। बोर किसको बोलते हैं, जो इसके अंदर का सिलेंडर का बोर होता है उसको बोर बोलते हैं। डायामीटर, व्यास बोलते हैं, जो आपने पढ़ा होगा मैथ के अंदर। ये बोर है, ऊपर से देख, इसको हम ऊपर से देखें तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो लंबाई है इसको बोलते हैं बोर। उसके बाद स्ट्रोक की बात करें, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक एक चक्कर काटता है तो उसको स्ट्रोक बोलते हैं। 4 स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, जब आपको बताया था, तो इसका मतलब यह 4 चक्कर काटेगा, एक बार ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो 4 चक्कर में एक बार इंजन को पावर मिलेगी, तो उसको बोलते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। तो स्ट्रोक की परिभाषा क्या हुई, पिस्टन द्वारा टीडीसी से बीडीसी तक या बीडीसी से टीडीसी तक एक चक्कर में तय की गई दूरी को स्ट्रोक बोलते हैं। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, स्थान घेरती है कोई वस्तु। जब पिस्टन टीडीसी पर ऊपर वाली पोजीशन हो, इसके ऊपर के जितना एरिया भी है और साथ में वॉल्यूम भी है, पूरा स्थान, तो वो जितना स्थान घेर रहा है ऊपर का उसको क्या बोलते हैं हम, क्लियरेंस वॉल्यूम, वो क्लियर है। जब पिस्टन टीडीसी पर हो उसके ऊपर के वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम किसको बोलते हैं, स्वेप्ट का मतलब जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक एक चक्कर में जितना आयतन तय करता है, दूरी नहीं आयतन, दूरी को तो स्ट्रोक बोलते हैं, पूरी जगह घेर के जाएगा ऊपर से नीचे तक, उस सारी जगह को क्या बोलेंगे हम, स्वेप्ट वॉल्यूम। अब यदि हम एक और टर्म की बात करने वाले हैं, उसको बोलते हैं कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशो का मतलब है कि कितने अनुपात में पिस्टन ने किस जगह को कितना दबा दिया। तो वो कैसे पता लगेगा, जब पिस्टन बीडीसी पे है, नीचे है, जब पिस्टन बीडीसी पे है तो उसके ऊपर एक तो ये स्वेप्ट वॉल्यूम वाला कवर किया उसने वॉल्यूम, और ऊपर था क्या, क्लियरेंस वॉल्यूम। जब वो टीडीसी पे था तो उसके ऊपर खाली कितना था, क्लियरेंस वॉल्यूम। जब बीडीसी से टीडीसी पे आया तो स्वेप्ट वॉल्यूम। तो यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो वो क्या हो गया, हम बीडीसी पे। जब वो बीडीसी पे है तो उसके ऊपर 2 वॉल्यूम हुए ना इकट्ठे, 2 आयतन। तो यानी कि कहते हैं जब पिस्टन बीडीसी पर हो एवं जब पिस्टन टीडीसी पर, उनके आयतन के अनुपात को, मतलब 1 के बटे दूसरा। तो जब पिस्टन बीडीसी पर है तो उसके ऊपर 2 आयतन है, एक तो जो उसने तय किया, एक जो उसके ऊपर खाली था। और जब पिस्टन टीडीसी पे खुद है तो उसके ऊपर खाली 1 आयतन है, तो उनका अनुपात क्या हो गया, कंप्रेशन रेशो। पेट्रोल का जो कंप्रेशन रेशो होता है वो 6 से लेके
14 तक होता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग इसको नॉमिनेट किया है, मैं आपको रेंज बता रहा हूँ, तो कम ज़्यादा भी हो सकता है मैन्युफैक्चरर के हिसाब से। 6 से 14:1 तक होता है, तो 15 से 22 तक इसका होता है। 15:1 से लेके 22:1 तक इसका रहेगा डीजल का। यानी कि जो 15 वाला रेशियो है वो हमारा ऊपर वाला हो गया और 1 यहाँ पे हो गया, तो 15:1 हो गया। इंजन कैपेसिटी, अब इंजन कैपेसिटी क्या बोलते हैं, सीसी कहते हैं ना, कितने सीसी का इंजन है, 100 सीसी का इंजन है। मारुति 800 बोलते हैं, तो मारुति 800 का मतलब क्या है कि उसमें 800 सीसी का इंजन है। तो 800 का मतलब क्या है, उसके कुल सिलेंडरों में, यानी कि कुल सभी सिलेंडरों का डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम कितना है, उसको बोलते हैं हम इंजन कैपेसिटी। यानी कि उसमें मारुति 800 में 3 सिलेंडर इंजन है, तो एक सिलेंडर एक सिलेंडर एक सिलेंडर, तीनों को जब हम गुना करेंगे तो उसका 800 सीसी के लगभग 796 पॉइंट कुछ सीसी आता है। वैसे आपको बता दूं एक्चुअल आपकी नॉलेज के लिए, परंतु हम उसको राउंड फिगर में 800 लिखते हैं। तो उसकी कुल कैपेसिटी को बोलते हैं हम सीसी। क्यूबिक कैपेसिटी भी बोल देते हैं इसको, इंजन कैपेसिटी बोल देते हैं। IHP, BHP, FHP, ये 3 टर्म है, बहुत ही नॉलेज की आपके काम आने वाली हैं। IHP का मतलब होता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर, यानी कि इंजन सिलेंडर में जितनी भी कुल पावर पैदा हो रही है उसको क्या बोलेंगे हम, इंडिकेट करके इंडिकेटेड हॉर्स पावर। लेकिन क्या होता है कि उसमें कुछ नुकसान होता है पावर में, घर्षण के कारण, खिंचाई के कारण पावर लॉस हुए, गर्मी बाहर निकली, तो जो फ्लाईव्हील पे, क्रैंकशाफ्ट पे जो लास्ट में निकली पावर घुमाने के लिए उसको, वो कितनी है, वो जितनी डिलीवर हुई कुल पावर, क्रैंकशाफ्ट पर डिलीवर हुई कुल पावर को क्या बोलेंगे हम, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। इसमें सभी पावर नुकसान को निकाल कर प्राप्त किया जाता है। तो एक तीसरी टाइप की पावर क्या हुई, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, मतलब घर्षण द्वारा पैदा हुई हॉर्स पावर। इंजन सिलेंडर में पैदा हुई पावर का फ्रिक्शन के कारण जो नुकसान होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल हॉर्स। तो फार्मूला बन गया हमारा FHP बराबर IHP इंडिकेटेड हॉर्स पावर माइनस BHP। BHP जितनी पहुंची, जितनी पैदा हुई इसमें से निकाल दें तो ये हमारा नुकसान है। तो यदि हमें BHP निकालने हैं तो IHP में से FHP निकाल दो। IHP मतलब कुल पैदा हुई पावर है। अब हम इन वाहन के मुख्य सिस्टमों के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, तो फिर भी आपको ब्रीफली इनके नाम बता देता हूँ। हमारे जो जिन सिस्टम के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, पहला है लुब्रिकेशन सिस्टम, दूसरा है कूलिंग सिस्टम, तीसरा है ट्रांसमिशन सिस्टम, फिर उसके बाद फ्यूल सप्लाई सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, व्हील एंड टायर, ब्रेकिंग सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिक। इसमें हमारा बेसिक्स ऑफ ऑटोमोबाइल हमारे कवर हो जाएंगे 10 सिस्टम में। तो आपने वो 15 से 20 मिनट की वीडियो भी देखनी है, और इस वीडियो को सभी बच्चों से गुजारिश है कि कम से कम 1 या 2 या 3 बार इसको ज़रूर देखें, क्योंकि यह एक बेसिक्स हैं, ये हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि बच्चे के ये बेसिक्स क्लियर हैं तो उसको आगे एडवांस स्टडी करने में बिल्कुल भी ऑटोमोबाइल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको 9th का बच्चा भी देख सकता है, 10th का भी, 11th का भी, 12th का भी, लेकिन मैंने ये बेसिकली 11th के उन बच्चों के लिए बनाई है जो डायरेक्ट एडमिशन के लिए ऑटोमोबाइल्स 2020-21 सेशन से ले रहे हैं। और यदि 10th के जो बच्चे हैं वो भी इसको सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, आपकी भी रिवीजन हो जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।